हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। दोस्तों, आज के इस सेशन में रीजनिंग की ये दूसरी क्लास हम लोग देखने जा रहे हैं और इस क्लास में भी हम लोग पजल्स के क्वेश्चन और अदर क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। और उससे पहले आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, बहुत ज्यादा बातें नहीं करते हैं, फटाफट से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। बाइलिंगुअल आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को बस इतना करना है कि वीडियो को पॉज कीजिएगा, पॉज करके क्वेश्चन को देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा। हम स्क्रीन से हट जा रहे हैं, चाहे तो जूम कर लीजिएगा और उसके बाद क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करने के बाद प्ले करिएगा और वीडियो फिर से देखिएगा। राइट, चलिए आइए देख लेते हैं कि इसका सोल्यूशन हो क्या सकता है, कैसे इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो सिंगल लैंग्वेज हम यहाँ पर उठा रहे हैं, जिसमें कि इंग्लिश में हमारे सामने दिया हुआ है और इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज आपको हम यहाँ पर ऑलरेडी शो कर चुके हैं इससे पहले। क्वेश्चन है 12 पर्सन आर सिटिंग इन दी टू पैरेलल रोज, यानी कि टू रोज की बात कर रहा है कि दो पैरेलल रोज है जिसमें कि 12 पर्सन बैठे हैं, यानी एक रो में 6 लोग होंगे, अनदर रो में भी 6 लोग होंगे। राइट, a way that there is an equal distance between adjacent person। अब देखो, इससे मतलब नहीं है, डिस्टेंस वगैरह से मतलब हमें नहीं है। ये एक जनरल आपको ऐसे ही दे दिया है कि स्टोरी, एक कहानी बनाने के लिए। राइट, इन दी फर्स्ट रो ए बी सी डी ई। अब मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि फर्स्ट रो में कौन बैठा और वो किस साइड फेस कर रहा है। तो ही सेड इन दी फर्स्ट रो ए बी सी डी ई एंड एफ आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। ये हमारी मेन इंफॉर्मेशन है, यानी कि हमारे पास 6 पर्सन है और 6 पर्सन में हमने तुरंत 6 चेयर फिक्स नहीं करनी है। आपको पहले भी बताया है ये रूल, सिग्मा रूल बोलो या जो भी बोलो, पजल करने का कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं होता है। अगर ऐसा सोच रहा हो तो भूल जाइए कि बिकॉज देयर इज नो एनी शॉर्ट ट्रिक टू सॉल्व दी पजल्स। यहाँ पर केवल आपको प्रैक्टिस ही है जो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्पीड आपकी बढ़ा सकती है। राइट, अब हमसे कह रहा है कि जो छोटी सी इंफॉर्मेशन है कि जो ए बी सी डी है वो पूरे के पूरे जो है वो फेस कर रहे हैं नॉर्थ को। ये हमने एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ ऐसे लिख ली। राइट, फिर हमसे क्या कह रहा है, फर्स्ट क्लास आपने देखी थी, वहां पे इंफॉर्मेशन नोट डाउन नहीं कर रहे थे, बट ये जरूरी है कि हम इंफॉर्मेशन नोट करें। इन दी सेकेंड रो अब ये जरूरी नहीं है। फर्स्ट रो में अगर सारे के सारे नॉर्थ साइड ये पर्सन फेस कर रहे हैं, इट मींस कि अनदर जो रेस्ट ऑफ 6 पर्सन है वो साउथ फेस कर रहा है। बस इतना हमें देख लेना है कि और ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टू ईच अदर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, इतनी इंफॉर्मेशन हमने यूं फटाक से पढ़ के निकाल ली। राइट, देयरफॉर इन द गिवन सिटिंग अरेंजमेंट खत्म, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अनदर मेंबर, यहाँ मेन पजल हमारी अब जो इंफॉर्मेशन है वो ये है, मेन इंफॉर्मेशन जहां से हमारी पजल स्टार्ट होती है। सो लेट्स स्टार्ट। कैसे करना है क्वेश्चंस को, इज इट 4 टू द राइट ऑफ बी। क्या हम यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस लाइन को उठाते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम 5 चेयर्स हम लोग फिक्स कर पाएंगे। यहाँ पे 5 चेयर्स फिक्स हो रही है ना हमारी। अगर हम ई और बी को प्लेस कर दे तो क्यों? बिकॉज बी आर फेसिंग नॉर्थ साइड और बी का जो राइट है वो उस साइड जाएगा, आपको भी पता है। तो 1 2 3 4 और फोर्थ राइट कौन बैठा हुआ है? ई बैठा हुआ है। तो बी के फोर्थ राइट ई हमने प्लेस कर दिया। क्यू फेसेस टू ई, क्यू ई को फेस कर रहा है तो हमने ये प्लेस कर दिया। राइट, अब हमारे पास आप देख पा रहे होगे 5% ऑलरेडी हम लोग 5 चेयर फिक्स कर चुके हैं और हमारे पास पर्सन 12 है। 12 मींस की 6 जो छठा व्यक्ति है, जो छठी चेयर है, जो 6 चेयर है हमारी, या तो वो बी के लेफ्ट साइड होगी या तो ई के राइट साइड होगी। ठीक, अब देखिए आगे हमसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ पर्सन सेट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू इज सेम एज सेट टू द राइट ऑफ एस। क्यू के लेफ्ट जितने नंबर ऑफ पर्सन हैं, एस के राइट भी उतने ही नंबर ऑफ पर्सन हैं। इट मींस अगर हमने माना कि क्यू के लेफ्ट कोई नहीं है तो एस के भी लेफ्ट कोई नहीं होगा, ऐसे हमने अज्यूम किया। अब हमने सेकेंड एक डायग्राम और बना लिया फटाफट से, तुरंत ही हमने 6 चेयर लगाई और एक बार हमने क्यू को यहाँ बैठाया, सॉरी एक जस्ट अ मिनट, बी और यहाँ पर ई और यहाँ पर क्यू और ये 6 लाइन, ये बी से ब्रेक कर दे रहे हैं कि हमारे पास 2 डायग्राम है। एक बार जो 6 चेयर थी वो बी के लेफ्ट साइड हमने प्लेस कर दी और एक बार ई के राइट साइड प्लेस कर दी, क्योंकि इफ इज सेड कि द नंबर ऑफ द पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू इज एज सेम एज सिट टू द राइट ऑफ एस। क्यू के लेफ्ट में जितने पर्सन बैठे हैं सेम नंबर में एस के राइट भी बैठे हुए हैं। अब ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, है ना।
क्यू पी क्यू आर एस किधर फेस कर रहा है, साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है। सो दिस इज द राइट, अगर क्यू साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहा है तो दिस इज द राइट एंड दिस इज द लेफ्ट डायरेक्शन। किधर जाएगा, इधर हमारा राइट जाएगा, इधर हमारा लेफ्ट जाएगा। तो हमसे क्या कह रहा है कि सिट लेफ्ट ऑफ क्यू, द नंबर ऑफ द पर्सन लेफ्ट ऑफ क्यू। तो हमने माना कि क्यू के लेफ्ट कोई नहीं है, तो हमने इधर एस को बैठाया, एस के लेफ्ट भी कोई नहीं बैठाया। फिर एक कंडीशन में भी क्यू के लेफ्ट वन पर्सन बैठा हो, सो वी प्लेस द एस ऑन दिस प्लेस एंड नाउ वी कैन से कि the number of the person sit to the left of q same as the number of the person sit right of s। क्यू के लेफ्ट में अगर वन पर्सन है तो वन पर्सन एस के राइट में भी हमने बैठा दिया। ये दो कंडीशन हमारी बन गई है। फर्दर ही सेड एफ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। अब ये जो हमें बोल रहा है एफ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, तो बिकॉज डी आर फेसिंग नॉर्थ, ए बी सी डी ई एफ आर फेसिंग नॉर्थ ना, सो द लेफ्ट गोज ऑन दिस साइड। लेफ्ट किधर जाएगा, इस साइड जाएगा। तो एफ सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, इमीडिएट लेफ्ट की बात कर रहा है, तो बस एक मिनट रुकिएगा। इमीडिएट लेफ्ट की बात कर रहा है तो डी के तुरंत साथ बैठा हुआ है। अब एफ और डी हमें पोजीशन साथ में चाहिए, ठीक है, हमें ये दो पोजीशन साथ में चाहिए। और देखो आगे कह रहा है ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी, ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट नहीं बोला है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेफ्ट बोला है, वो इमीडिएट लेफ्ट भी हो सकता है या फिर कुछ गैपिंग लेकर के भी एफ हो सकता है। ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड टू द राइट ऑफ एफ। ए जो है सी के लेफ्ट है और ए ही एफ के राइट बैठा हुआ है। तो एफ के राइट इट मींस इधर। अब एफ के राइट तो यहाँ पर डी बैठा है ना, एफ के इमीडिएट राइट डी बैठा है, तो हम कैसे कहेंगे कि हम भैया वहां पे बैठा है। इट मींस कि एफ के राइट अगर ए है तो इमीडिएट राइट नहीं है, ठीक। अब मानो, अब आगे हमसे क्या कह रहा है, एक चीज और कह रहा है कि P faces the one who is immediate neighbor of A, U is the only neighbor of Q। यहाँ पे एक सेंस ये निकल के आएगा कि Q is the only neighbor of U, ये होना चाहिए R sits to the right of T, ठीक। अब देखो यहाँ पे इनको अगर हम प्लेस करते हैं, F और D को साथ में प्लेस करना है। अगर हमने F और D को यहाँ पे प्लेस किया, जस्ट इमेजिन, तो हमें A और C को भी प्लेस करना है ना। तो ए और सी हमारा प्लेस हो गया। हो सकता है, आराम से हो सकता है कि सी के लेफ्ट में एफ है और ए के राइट में, क्या बोल रहा है फिर से, ए सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो सी के लेफ्ट है एंड टू द राइट ऑफ एफ, एंड टू द राइट ऑफ एफ, तो एफ के राइट हो गया और सी के लेफ्ट हो गया कौन, ए। ये एक कंडीशन हो गई। और इसी में एक कंडीशन हमने ये बना ली जो हमको आगे बोला है, P faces the one who is an immediate neighbor of A। A का जो इमीडिएट नेबर है उसकी तरफ कौन फेस कर रहा है, P। तो द इमीडिएट नेबर ऑफ A का जो है एक Q हो जाएगा, एक A हो जाएगा, यानी कि इमीडिएट नेबर ऑफ the P faces the one who is the immediate neighbor of A। तो P जो है immediate neighbor of A की D है और E है, तो E की तरफ तो Q फेस कर रहा है, इट मींस P किधर फेस करेगा, D की तरफ। लेकिन यहाँ इस कंडीशन में आओ, पहले F और D को हम फिक्स करते हैं, तो F और D या तो यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे, है ना, या तो F और D हमारे यहाँ पर फिक्स हो जाएंगे। यही दो कंडीशन तो हो जाएगी हमारी, बोलो होगी ना ये दो कंडीशन। अगर हमने F और D को यहाँ पर प्लेस किया तो A और C को F के बाद प्लेस करना है। A तो प्लेस कर देंगे, C को प्लेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज A इज द राइट ऑफ F तो हो गया, A सिट्स राइट ऑफ F ये तो हो गया, बट लेफ्ट ऑफ C, तो लेफ्ट ऑफ C, तो अब C को इस बची हुई रिमेनिंग चेयर पर हमें फिक्स करना होगा। तो क्या सी के लेफ्ट ए बैठ रहा है, नहीं, कंडीशन रॉन्ग हो रही है ना, तो ये कंडीशन हमारी रॉन्ग हो गई। इफ वी सेड कि एफ को यहाँ और डी को यहाँ बैठा है तो आगे हम ए को नहीं बैठा पा रहे, इट मींस कि ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, राइट। नाउ कम ऑन दिस सिचुएशन, फर्दर ही सेड कि U इज द ओनली नेबर ऑफ Q, U इज द ओनली नेबर ऑफ Q, तो U जो है, U केवल Q का नेबर है, U केवल Q का नेबर है, तो U केवल Q का नेबर हो गया है ना। वो U इज द ओनली नेबर ऑफ Q मींस है कि U इज द ओनली नेबर ऑफ Q, U केवल Q का नेबर है और किसी का नेबर नहीं है। बस R sits to the right of T, it means we can place the T on this place and the right of T goes this side, इस साइड जाता है, तो R यहाँ पर बचे हुए प्लेस पर हो जाएगा। और ये हमारी पूरी पजल बनके तैयार हो गई। अगर ये पूरी पजल बनके तैयार हो गई है, अब क्योंकि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इज
4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर, इन पांचों में से इन अ सर्टेन वे, हेंस इन चार पांच ऑप्शन में से चार ऑप्शन ऐसे हैं, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड हेंस दे फॉर्म अ ग्रुप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। पांचों में से 4 ऐसे ग्रुप हैं जो एक सेम वे में एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे से बिलोंग कर रहे हैं, बट रेस्ट ऑफ वन बिलोंग नहीं कर रहा है। तो RPUCB, RPUCB इनमें से कौन सा डिफरेंट है? आर, कलर चेंज करते हैं, ठीक है, RPUCB, यही तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा डिफरेंट हो जाएगा? तो वी कैन से मैम P इज ऑड वन फ्रॉम ऑल ऑफ देम, उन सभी में से 5 ऑप्शन में से जो P वाला ऑप्शन है वो डिफरेंट है। वाई? बिकॉज RUC and B आर सीटेड इन द एंड ऑफ द रो, है ना, कॉर्नर्स ऑफ द रो। हम कह सकते हैं कि मैम जो RUCB है ये रो के कॉर्नर पर बैठे हैं, लेकिन जो P है वो रो के बीच में कहीं पर बैठा हुआ है, सो दैट P इज द डिफरेंट फ्रॉम अदर 4 ऑप्शंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसी के साथ अपना क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा इसी सेम पजल से है। द क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस टू एफ, एफ की ओर कौन फेस कर रहा है? तो एफ की ओर PSUR हमारे ख्याल, और इधर ए और सी भी ऑप्शन दिया गया है, इधर का भी केस यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। तो बस हमें देखना है क्या इधर का केस था, और हमने पाया था कि कोई इधर का केस फॉलो नहीं हो रहा था, है ना। तो एफ के सामने कौन फेस कर रहा था? मैम एफ इज फेसेस, जस्ट अ मिनट, कहाँ चला गया? एफ इज फेसेस टू एस, है ना। एफ किसको फेस कर रहा है? मैम एफ जो है वो एस को फेस कर रहा है, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ओके, कम ऑन दी अनदर क्वेश्चन। अब ये एक और छोटी सी पजल है, पजल इसलिए आपको ज्यादा करा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में जो छोड़ के आने वाले हो पजल ही मैक्सिमम आप लोग हाथ नहीं लगाओगे, वो छोड़ दोगे और वहीं पे आपकी रैंक गिर जाएगी। और जिस बच्चे ने इन पर अपनी पकड़ बना ली, यकीन मानो वही एस्पिरेंट्स ना एग्जाम में क्रैक करके आने वाले हैं। ऑब्वियस सी बात है, अदर सेक्शन को भी आपको फोकस करना है, लेकिन अगर रीजनिंग में अगर आप फोकस कर रहे हो तो बाकी सारे एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, सब एस्पिरेंट्स करने का कैपेबिलिटी रखते हैं, सब इतने एबल हैं कि सॉल्व कर पाए। लेकिन इन द सिटिंग अरेंजमेंट, जब वो सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, डिफिकल्टीज होती है, टाइम टेकन क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे। तो टू रिड्यूस द टाइम को रिड्यूस करने के लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस आप लोग करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया है, इसी को हम लोग देख लेते हैं, इंग्लिश में देख लिया, इसी को हम लोग हिंदी में देख लिया, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। हिंदी वाले थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक लाइन जो मैंने करेक्शन नहीं कराई है वो आपको हम करेक्ट करा दे रहे हैं कि 8 पर्सन्स है, स्क्वायर में बैठे हैं और जो कोनों पे बैठे हैं उनका मुंह केंद्र से बाहर की ओर है, बस इतना कीजिएगा, केंद्र से बाहर। जो कॉर्नर्स पर बैठे हैं, कॉर्नर्स पर बैठे हुए पर्सन्स की जो फेसेस हैं वो आउटसाइड, ऑल ऑफ द ऑल 4 पर्सन्स हु सिट्स ऑन द कॉर्नर फेसेस आउटसाइड डायरेक्शन। ठीक है, इतना आप याद रखिए और इस पजल को बनाना शुरू कीजिए। चलिए तो आते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखो 8 पर्सन्स की बात कर रहा है, हमने आपसे बताया था जब भी आपसे ये स्क्वायर की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम सर्कल ही बनाएंगे। 2 2 4 2 6 2 8 ये हमारे कॉर्नर्स कहलाएंगे और बाकी हमारा मिड कहलाएगा। ठीक है, 4 ऑफ देम आर सिटिंग कॉर्नर्स एंड आर सिटिंग द मिडिल साइड ऑफ द टेबल। छोटी छोटी सी चीजें फटाक से पढ़ेंगे। पर्सन सिट एट द कॉर्नर्स फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, जो पर्सन कॉर्नर्स पर बैठे हैं फेसेस अवे यानी कि सेंटर से बाहर की ओर आउटसाइड फेस कर रहे हैं, एंड मिडिल साइड ऑफ द टेबल जो मिड में बैठे हुए हैं दे आर फेसेस हु सिट्स इन द मिडिल ऑफ द रो आर फेसेस इन दी इनसाइड डायरेक्शन। ये छोटी छोटी एरोज आपको नहीं बनाने, आपको केवल एक दो जगह एरो बना लेना है जिससे आपको याद रहे कि कॉर्नर्स वाले आउटसाइड हैं और सेंटर वाले इनसाइड है, बस इतना।
मेन पजल हमारी यहां से स्टार्ट हो रही है, नहीं, मेन पजल हमारी स्टार्ट हो रही है यहां से। एफ सिट्स एट द मिडिल साइड ऑफ द टेबल। मिडिल साइड ऑफ द टेबल मींस मे बी यहां हो, मे बी क्या, यहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं अगर मिड की बात कर रहा है। फर्दर ही सेड एंड सिट्स एट द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। छोड़ दो, एफ वाली लाइन पकड़ो, एफ से इंटरकनेक्टेड कौन सा है मैम, ये वाला। कह रहा है कि टू पर्सन्स, जस्ट मिनट में, और ठीक है, नहीं आपको दिखेगा नहीं, चलो अच्छा ब्लैक ही लेते हैं, ब्लैक ही लेते हैं। तो कह रहा है एफ सिट्स एट दी, क्या था, टू पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जे। टू पर्सन बिटवीन एफ एंड जे में अगर एफ यहाँ है तो जे को यहाँ बैठा दे, तो एफ और जे के बीच में टू पर्सन हो गए। बट हाउ कैन वी से कि जे आर प्लेस्ड ऑन दिस प्लेस, इस जगह पर हम जे को कैसे प्लेस कर सकते हैं। सो वी कैन क्रिएट अनदर डायग्राम, है ना, वी कैन क्रिएट अनदर डायग्राम, और अनदर बनाने की जरूरत नहीं थी। पर आपके लिए दो डायग्राम इसलिए, और आप भी ये चीज जरूर करो जिससे आपको एक जल्दी जल्दी आपका डायग्राम बन पाए, आपको सोचना ना पड़े कि अरे गलत हो गया, तो अब आप फिर से वो सोच रहे हो। तुरंत आपने यहाँ पर भी फिक्स कर लिया कि मे बी जे सेट्स ऑन क्लॉक इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द एफ, मे बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द एफ। या तो एफ के क्लॉकवाइज में जाकर के एफ और जे के बीच में टू पर्सन्स बैठ रहे हैं, या तो एफ के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके जे के बीच में, एफ और जे के बीच में टू पर्सन्स बैठ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसने ये नहीं बताया कि जे किस साइड है, ये तो मेंशन नहीं किया ना, तो टू पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जे। आगे इसने क्या कहा है, अब जे से रिलेटेड कुछ है, जे से रिलेटेड कुछ है, हाँ मैम, वी सिट्स एट द इमीडिएट राइट ऑफ जे, जे के इमीडिएट राइट। अब जे का फेस ध्यान रखना, याद रखना, अगर इनसाइड फेस करता है तो जो लेफ्ट है बच्चा वो क्लॉकवाइज जाएगा, और लेफ्ट क्लॉकवाइज है तो राइट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। और अगर कोई आउटसाइड फेस कर रहा है तो जो लेफ्ट है वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अगर ये कह रहा है कि वी सिट्स एट द इमीडिएट राइट ऑफ जे, वी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जे, तो जे अगर यहाँ पर बैठा है तो जे किधर फेस कर रहा है, जे फेसेस आउटसाइड, जे आउटसाइड फेस कर रहा है, तो राइट कैसे जाएगा मैम, क्लॉकवाइज। तो जे के राइट क्लॉकवाइज कौन बैठ जाएगा यहाँ पर, वी, ठीक। अब यहां पर आओ, जे फेसेस आउटसाइड, सो द लेफ्ट ऑफ जे, जे के लेफ्ट है ना, वी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ राइट ऑफ जे, तो जे का राइट किधर जाएगा, यहां पर चला जाएगा, और वी कैन प्लेस द वी ऑन दिस चेयर, ऑन दिस प्लेस, ठीक है। अब देखो वी से रिलेटेड क्या था, एंड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, वी के इमीडिएट लेफ्ट, हु सिट्स इन द मिडिल ऑफ द रो, फेसेस कॉर्नर, फेसेस इनसाइड, इफ वी फेसेस इनसाइड, भाई इट इज क्लियर ना, ये क्लियर हो गया कि वी इनसाइड फेस कर रहा है। सो इफ दी वी फेसेस इनसाइड, वी फेस कर रहा है इनसाइड, सो वी कैन से एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी, तो लेफ्ट कैसे जाएगा मैम, क्लॉकवाइज, सो वी प्लेस दी एन ऑन दिस पोजिशन, और वी कैन से एन फेसेस आउटसाइड, वी का लेफ्ट साइड ऐसे जाएगा और एन यहाँ पर बैठ जाएगा, वी का लेफ्ट एन यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। फिर ये हमसे एन से लेकर के क्या कह रहा है, थ्री पर्सन सिट बिटवीन एस एंड एन, तो एस और एन, S or N, it means S and N are opposite to each other, then we can set कि there are three persons between S and H, S and N, तो N यहाँ तो S यहाँ पर, और थ्री पर्सन सिट्स बिटवीन एस एंड एन, चाहे क्लॉकवाइज जाए चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाए, ठीक है। एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, एम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एस, तो मे बी एम यहाँ, मे बी एम यहाँ, और यहाँ पर एम केवल यहाँ फिक्स हो जाएगा। फर्दर ही सेड एम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जे, एम इज द नेबर ऑफ एस बट नॉट द नेबर ऑफ जे, एम एस का नेबर है पर जे का नेबर नहीं, इट मींस यहां से एम रिमूव करो, जे का नेबर नहीं है। और अब यही एक कंडीशन थी जहां पर एम बैठ रहा था, एस का नेबर एफ यहाँ ऑलरेडी बैठा हुआ है, सो इट मींस कि ये डायग्राम हमारा रॉन्ग हो गया, ये पूरी तरह से गलत हो गया डायग्राम। और अब एम को यहाँ प्लेस किया, पी फेसेस इनसाइड, अब दो जगह बची है, तो वी कैन से कि पी सिट्स मिडिल ऑफ द रो, बिकॉज ही सेड कि पी फेसेस इनसाइड, पी इनसाइड फेस कर रहा है, इसका मतलब पी इस वाली
पोजीशन पर बैठेगा और जो रेस्ट ऑफ पर्सन है इन सब में से कौन बच गया है, इन सब में से मैम के बच गया, वो यहाँ पर आ गया, राइट। अब हमसे कह रहा है हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड जे, एफ और जे के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, मैम 2 पर्सन, बट हाउ कैन वी से मैम ओनली 2 पर्सन, जे और एफ के बीच में अगर इस डायरेक्शन में जाए तो ऑल्सो 4 पर्सन आर सिट बिटवीन एफ एंड जे, है ना, तो इधर 4 और 2, तो आंसर कैसे करें, पूरा क्वेश्चन रीड करो। How many persons sitting between F and J when counting from the left of F? F के लेफ्ट से काउंट करने पर, तो F किधर फेस कर रहा है, इनसाइड, F का लेफ्ट कैसे जाएगा मैम, क्लॉकवाइज, तो F के लेफ्ट वाइज क्लॉकवाइज काउंट करने पे F और J के बीच में 4 persons sit between F and J, so the right answer will be option D. Clear? अंडरस्टूड। अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को स्लो मोशन पे पॉज करके नहीं, स्लो मोशन पे चला करके देखिएगा, और एक बार सॉल्व करने के बाद दूसरी बार खुद से जरूर सॉल्व कीजिएगा। जितनी क्लासेस में आपको हम पजल करा रहे हैं, डियर बिलीव मी, अगर हम जितनी भी पजल करा रहे हैं आपने कर लिए और आपने 2-2 बार प्रैक्टिस कर ली, 2 बार मीन्स कि एक टाइम जब हमने आपको कराया, अनदर टाइम जब आपने खुद किया, है ना। हम माइक चेक करने लगे हैं, ऐसा तो नहीं ऑफ है, हमारे ध्यान से उतर गया। तो आपको 2 बार लगानी ही लगानी, एक हमारे साथ जो आप लगा रहे हो, सेकंड जब आप वीडियो ऑफ कर दो और खुद से लगाओ, स्क्रीनशॉट ले लो पजल का और खुद से सॉल्व करो कि कैसे करना है। 2 टाइम आपको लगाने हैं, उसके बाद भूल जाओ, उसके बाद फिर मत लगाइए। अनदर क्लास आएगी, अनदर क्लास की पजल को फिर 2 टाइम्स सॉल्व कीजिए, फिर अनदर क्लास आएगी, फिर उसकी क्वेश्चंस को ऐसे करके, आपको ये नहीं कि वापस से पुरानी क्लास उठा रहे हैं और वापस से उसको 2-2 टाइम्स लगा रहे हैं। फिर जब आप रिवाइज करने के टाइम आओगे 1-2 दिन पहले, तो उठा करके थोड़ी बहुत पजल लगा करके छोड़ देना, है ना। चलिए आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पजल्स हम लोगों ने बहुत अच्छी सी लगा ली है, और अब पजल से हटके थोड़ा सा क्वेश्चन देख लें। और भी क्वेश्चंस आपके सामने लाएंगे, सिलॉक्स हो गया आपका, इनइक्वालिटी हो गया आपका, क्लासिफिकेशन आपका, एनालॉगी, पर ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए 2 क्लासेस में हमने सिर्फ यही क्वेश्चन आपको कराए हैं। ठीक, जैसे जैसे क्लासेस हमारी बढ़ती जाएंगी और आपका रिस्पॉन्स हमें मिलता जाएगा, आपको भी जो लग रहा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वो क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स के लिए हैं, पूरी कोशिश है कि 30 मिनट्स, 45 मिनट्स या 25 मिनट्स, जितने भी मिनट्स की क्लासेस हो पा रही हैं, इसमें हम आपको वो क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सके जो आपके एग्जाम्स में देखने को हर हाल में मिले। पूरी की पूरी कोशिश है कि आपके एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, आपको लगे कि जो पढ़ा है वो क्वेश्चंस हमने मिल गए हैं और हमको रीजनिंग में तो भाई खजाना हाथ लग गया है, ऐसा आपको फील हो जाए, है ना। देखो कह रहा है, यदि श्रृंखला से सभी संख्याएं हटा दी जाए, इफ ऑल दी नंबर्स आर रिमूव फ्रॉम द सीरीज, ऐसा एक क्वेश्चन इससे पहले भी किया है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो लेफ्ट एंड से जो 10th एलिमेंट है वो कौन सा होगा। तो हमें सारे नंबर्स रिमूव करने हैं ना, तो 10th एलिमेंट काउंट करना शुरू करते हैं, 1 2 3, इसको छोड़ दो, 5 6 7 8 9 10, इट इज ई। इफ द ई इज इन द ऑप्शन, यानी कि कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गई है, लेफ्ट एंड की बात कर रहा है। इफ ऑल नंबर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सीरीज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके, काउंटिंग में प्रॉब्लम हुई थी, सो द राइट आंसर विल बी बी। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप यूं चुटकियों में कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आने हैं, याद रखना। जितने क्वेश्चन करा रहे हैं ना डियर, एग्जाम्स के बाद आप कहोगे कि यस मैम आपने जो क्वेश्चंस कराए थे वाकई मैम बहुत हेल्पफुल रहा है, आप खुद बोलने वाले हो। तो एक भी क्लास मिस मत करना, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग, और ये केयर आप हमारी कर रहे होगे, राइट। How many alphabets according to the English dictionary are between elements which is 7th from the left hand and 9th from the right hand? अब यहाँ पे कोई सीरीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेटिकली अकॉर्डिंग, हाउ मेनी अल्फाबेट्स अकॉर्डिंग टू दी इंग्लिश डिक्शनरी की बात कर रहा है। होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं आपको कि ये जो पूरे अल्फाबेट्स हैं, इसमें लेफ्ट से 7 एंड राइट से 9 के मिड में कितना आ रहा है, ये होमवर्क में आपको हमें बताना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम कल जो होमवर्क का क्वेश्चन था वो तो आपने सॉल्व नहीं कराया। डियर अभी मेरी क्लास हो जाए, उसके 2-3 दिन क्लास की बात, बस ज्यादा नहीं, आज दूसरी क्लास है, कल तीसरी क्लास हो जाएगी, बस
3 क्लास हो जाने दो और एक बार आपका हम देख लेते हैं कि क्या आपके कमेंट्स वगैरह हैं। तो अगर आपने ऑब्वियसली क्वेश्चन करा है, सॉल्व करने की कोशिश की है तो आप कमेंट करोगे। उस बेस पे जितने भी होमवर्क हम आपको दे रहे हैं, फिर एक क्लास में ऐसा नहीं होगा कि 15-20 क्लास के बाद, नहीं, विदिन 1 वीक, मतलब 5वीं, छठी या मतलब 4th, 5th या 6th क्लास में ही हम आपको होमवर्क के क्वेश्चन भी सारे करा देंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी रहेंगे जो अनदर क्वेश्चंस हम लाते हैं, प्लस आपको होमवर्क वाले क्वेश्चंस भी हम इंक्लूड कराएँगे। बस हमें देखना है कि आप सॉल्व कर भी रहे हो या फिर हमारी मेहनत बेकार जा रही है। तो हालाँकि आप लोग बेकार नहीं जाने दोगे हमारी मेहनत, क्योंकि हमारी मेहनत से ज़्यादा आपकी मेहनत इम्पोर्टेंट है आपके सिलेक्शन के लिए। अब देखिएगा, ये तो क्वेश्चन हो गया हमारे होमवर्क का। आ जाते हैं इसी के साथ क्वेश्चन, हमारा आंसर हमें लग रहा है या तो 10 या तो 8 या तो 7, इनमें से कोई एक आना चाहिए, है ना। अब आंसर हम थोड़ी ही बता देंगे, लेकिन देखते हैं कितने लोग सही आंसर करते हैं। कमेंट पे मेरा पूरा ध्यान रहेगा कि किस एस्पिरेंट ने कमेंट किया है और किन्होंने कोशिश की है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ये हमारी पूरा आप सब एस्पिरेंट्स पर हमारा फोकस रहेगा, ठीक है। और प्लीज यार, प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर देना, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपनी मैम के लिए इतना तो कर सकते हो। अब देखो, एक और सीरीज हमें यहाँ पर अलग से दे दी गई है। एंड ही सेड विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज थर्ड फ्रॉम द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज द 11 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। एक तरफ लेफ्ट की बात कर रहा है, एक तरफ राइट की बात कर रहा है कि लेफ्ट हैंड से जो 11th है उसके राइट पर थर्ड कौन सा होगा। तो सेम होता है तो लेस करते हैं। अगर आपने हमारी पेड क्लासेस या अनदर क्लासेस जहां भी आपने हमसे पढ़ा होगा, उन्हें ये पता होगा कि जब सेम होती है डायरेक्शंस तो लेस करते हैं, तो अपोजिट में प्लस कर देंगे। और प्लस करा तो लेफ्ट और राइट नहीं प्लस करना है, हमें इसे प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 14। 14 किधर से, लेफ्ट से या राइट से? तो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड बोल रहा है ना, फ्रॉम द लेफ्ट यानी लेफ्ट से चेक करना है कौन सा, 14, है ना। पहले हमने लेफ्ट लिखा है, यानी हिंदी वाले ध्यान रखना। मैम कैसे ध्यान है कि मैम लेफ्ट से लेना है कि राइट से? तो इन इंग्लिश ही सेड फ्रॉम दी लेफ्ट। इफ ही सेड फ्रॉम, जिसके साथ फ्रॉम लगाओ, लेफ्ट के साथ फ्रॉम लगा है, इट मींस हमें लेफ्ट से चेक करना है। अगर ये बोलता फ्रॉम दी राइट तो हम राइट से चेक कर रहे होते, ये इंग्लिश में। हिंदी में क्या होगा डियर, जब आप लिखोगे कौन सा तत्व बाएं छोर से, बाएं छोर से जिसके साथ से वर्ड लगा होगा, यानी हमें वहां से चेक करना है। से शब्द किसके साथ लगा है, बाएं से। सो वी कैन चेक दी फ्रॉम दी लेफ्ट, हम कहां से चेक करेंगे, लेफ्ट से। अगर यहां लिखा होता तत्व दाईं छोर से, अगर हमें दायां दिया होता तो हम राइट से चेक करते। जिसके साथ से शब्द लगा हो हिंदी में, जिसके साथ फ्रॉम शब्द लगा हो इंग्लिश में, इतना सा याद रखना। तो लेफ्ट से 14, 3 3 6 3 9 9 3 12, और 12 और 3 कितना होता है, यानी कि ये हो जाएगा 6। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए, हमारी मेहनत से ज्यादा बच्चा आपकी आपकी मेहनत रंग लाती है। तो हमारी जितनी भी फैकल्टीज होती ना, फैकल्टीज जितनी भी मेहनत करती है उससे डबल मेहनत आपका मांगता है। हम एक बार क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन आपको 2 बार करना है, तब जाके बच्चा सिलेक्शन होता है। और हम कहेंगे कि ये जो एग्जाम है आपका, आप बहुत लकी हो कि ये एग्जाम देने को मिल रहा है, फर्स्ट टाइम आया हुआ है, पहली बार ये नॉन टेक हो रहा है, हमेशा टेक का होता था। तो डियर, अगर ये एक चांस आया हुआ है तो आप इस चांस को जाने मत दो, ठीक है। इस मौके को आप जाने मत दो। पेपर बहुत हार्ड नहीं आने वाला है, जिस लेवल में करा रहा है उस लेवल में ही मिलेगा। 40 क्वेश्चंस है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलने ही मिलने वाले हैं, लाइक सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह, इससे इजी ही मिलेगा। अगर ये प्रैक्टिस कर ली, वो आपके लिए हलवा हो जाएगा। तो हर टाइप की कोशिश है कराने की। ये मान के चलो कि ये इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, यार नौकरी लग गई ना तो लाइफ झिंगा लाला। अगर ये वाली जॉब मिल गई, वाकई बहुत गोल्डन जॉब है ये आपके लिए। अब देखो, इसमें कह रहा है कि इफ इन द नंबर्स one is added to each of the digit which is placed at even position, जो even position पर placed है, जो सम स्थान पर रखे गए। सम स्थान पर कौन है, ये वाले नंबर, यही तो सम प्लेसेस पर है। इवन प्लेस पर कौन से हैं, 1, अभी काउंट करोगे तो 1 2 3 4, तो 2 प्लेस पर आ रहा है ये, है ना। 4 प्लेस पर आ रहा है 7। फिर से ध्यान देना, 4 8 5 7 में आपको लग रहा होगा कि मैम 4 तो इवन है, बट ही सेड even position which is placed at even position। तो पोजीशन क्या है, जब इसको काउंट करोगे 1 2 3 4, तो ये सेकेंड पोजीशन जो है, वहां पर जो 8 है इसकी बात कर रहा है। फोर्थ पोजीशन पे जो नंबर आया है उसकी बात कर रहा है, राइट। तो बस इसको क्वेश्चन इसी में काउंट करो।
is placed an even position. One is added in the digit which is placed at even position, यानी 8 का 9, 7 का हो जाएगा 8, 8 का 9। अच्छा पूरा क्वेश्चन देख लो पहले, है ना। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, वन इज सब्सट्रैक्ट टू द डिजिट विच इज प्लेस्ड ऑड पोजीशन, यानी जो इवन पोजीशन पे नंबर्स हैं उनमें +1 करना है, जो ऑड पोजीशन पर है उसमें माइनस करना है। देन हाउ मेनी डिजिट्स आर रिपीटिंग द नंबर, तो ऐसे जो बनने के बाद जो न्यू नंबर हमारे पास फ्रेम होके आएगी तो कितने डिजिट रिपीट कर रही है। तो इसको शॉर्टकट में ना करके, क्योंकि प्रेशर इतना होगा ना एग्जाम में, गड़बड़ होने की पूरी संभावना, इतना सस्ता सा क्वेश्चन है ना, इतना सस्ता क्वेश्चन है कि फेंक के मारने वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं, पूरा पूरा सॉल्व करते हैं। तो बस जो इवन प्लेस पर है +1 कर देंगे, जो ऑड प्लेस पर है -1 कर देंगे। तो यानी कि ये 3 हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, है ना। देन ये हमारा ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो मतलब 2 हो जाएगा, फिर ये 7 हो जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा। तो हाउ मेनी डिजिट्स रिपीट, मैम एक तो ये रिपीट हो रहा है, इसके अलावा कोई रिपीट हो रहा है नहीं मैम, इसके अलावा नहीं रिपीट हो रहा है, तो ओनली 8 रिपीटेड, only 8, both 1 and 7, 1 and 7 नहीं। then how many digits are repeating in the number 10 form, जो अब नया फॉर्म हुआ है, जो नया नंबर फॉर्म्ड हुआ है, फ्रेम हुआ है, उसमें कौन सा डिजिट है जो रिपीट हो रहा है ना। तो वो कौन सा नंबर हो गया आपका 8 हो गया। और आई होप कि आपको सेशन वाकई बहुत अच्छा समझ में आया होगा। हमारी कोशिश होगी कि आपको और ज्यादा क्वेश्चंस हम करा सके, लेकिन ऑल मतलब सारी की सारी चीजें ना, जितनी भी चीजें हैं वो आप पर डिपेंड करती हैं कि आप क्लास को कैसे समझ रहे हो, कैसे कन्वर्ट करना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि आप अगर क्लासेस कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है कि जब देखो स्टूडेंट से टीचर है, बिना स्टूडेंट्स के टीचर है ही नहीं। तो जब आप क्लासेस कर रहे हो, वीडियो शेयर कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है हमें लगेगा कि हाँ स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उन वो सिलेक्शन के लिए वो चाहते हैं सिलेक्शन, और उनको कंटेंट पसंद आ रहा है। और ऑब्वियस ही बात है जब आपको कंटेंट ये लग रहा है कि हाँ भाई वाकई कंटेंट हमें समझ में आ रहा है, तो डेफिनेटली भाई हमारी पूरी कोशिश है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कराएं। और हम कह रहे हैं कि जब आप एग्जाम दे के आओगे तब आप खुद कहोगे, लेकिन फिर उससे पहले तो आपकी मेहनत देखनी है ना, और वो दिखेगा कमेंट सेक्शन में, व्यूज के थ्रू, लाइक्स के थ्रू। तो आई होप कि आप शेयर सब्सक्राइब ज्यादा करेंगे। और ये क्वेश्चन का आंसर अब तक आप लोग कर चुके होंगे। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ई। कैसे ऑड वन देखना था, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, इन सबके बीच में 3+3 हो रहा है ना। और यहाँ भी +3+3 हो रहा है, +3+3 हो रहा है, +3+3 का गैप है, यहाँ +4 और +1 का गैप है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ई। ठीक है, आ गया सभी लोगों को समझ में। चलिए अगर आप वॉबल पकड़ोगे तो डियर ऑल्सो यहाँ पर वॉबल दिया हुआ है। तो ये छोटा सा सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज डियर बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। और हाँ, इसी के साथ जो हमारा टेलीग्राम लिंक है @प्रिया मैम ग्रुप, ठीक है, ये टेलीग्राम लिंक है, आप @प्रिया मैम करके डालोगे हमारा ग्रुप आपको मिल जाएगा। अबव 200 कह रहे हैं, सॉरी 2000+ वहां पे एस्पिरेंट्स आपको मिल जाएंगे। 2000+ एस्पिरेंट्स आपको मिल जाएंगे। वहां आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज है, आप क्वेश्चंस डालोगे वहां पर जो एडमिन्स हैं, और खासतौर से स्पेशली वहां पे प्रथमेश और इंद्रजीत, ये 2 एडमिन्स आपके इतने एक्टिव हैं कि आपके क्वेश्चंस, ये सर आपके फटाफट आपके क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन फंसता है ना, आप रीजनिंग का यूं क्वेश्चन डालो, होनहार बच्चे हैं, यूं चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समटाइम्स देखो मिस्टेक सबसे होती है, तो समटाइम्स हो सकता है कि जल्दबाजी में उनसे रॉन्ग हो जाए, अदरवाइज ना वो यूं और फटाफट से और सही आंसर करके देते हैं विद सोल्यूशन, है ना। तो आप खुद कहोगे कि अरे सर आपने इतनी जल्दी आंसर कर दिया। फिलहाल आज के इस सेशन के लिए थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।